हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का इंजरी इन स्पोर्ट्स में ट्रीटमेंट ऑफ डिसलोकेशन डिस्कस करने जा रही हूँ टॉपिक, जिसमें जॉइंट इंजरीज है और आगे ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स है। इससे पहले मैं बाकी ट्रीटमेंट्स भी डिस्कस कर चुकी हूँ और टाइप्स ऑफ इंजरीज भी डिस्कस किया है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो बिल्कुल वहां पे जाएं और वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पूरा चैप्टर ठीक से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ डिसलोकेशन, यानी डिसलोकेशन का मतलब है जॉइंट इंजरी। जॉइंट इंजरी जब हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसका फर्दर स्टेप्स मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले राइज, हमें राइज अप्लाई करना होगा। राइज का मीनिंग मैंने लास्ट में भी बताया था, लास्ट वीडियोज में भी। आर स्टैंड फॉर रेस्ट, देन आई फॉर आइज, सी फॉर कॉम्प्रेशन एंड ई फॉर एलिवेशन। यानी कि आपको ये इतने चीजें बेसिक है जो कि अगर जॉइंट इंजरी होती है तो उनमें करना चाहिए। पहले रेस्ट देना चाहिए जहां पे इंजरी हुई है, उसके बाद उस पर आइस अप्लाई करना चाहिए। देन कॉम्प्रेशन यानी कि उसे कस के बांध देना चाहिए, और एलिवेशन मतलब कि उतने एरिया को जहां पे भी जॉइंट इंजरी हुई है उस एरिया को थोड़ा अपलिफ्ट कर देना चाहिए ताकि जो खून का दौरान है उस जगह पे ज्यादा ना जाए। तो ये इतनी चीजें करनी चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ आइस कीप्स द क्लॉट ऑर्गेनाइजेशन एज स्मॉल एज पॉसिबल। अगर हम आइस अप्लाई करेंगे जो कि हमें जॉइंट इंजरी में करनी है, तो उससे होगा क्या कि उतने जगह का जो क्लॉट है वो वहां का जो एरिया है आपका ब्लड का, वहां ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा और जो इंजरी है वो कम से कम जगह पे रहेगी। इसीलिए आइस अप्लाई करना जरूरी है। दिस हेल्प इन इमीडिएट रिपेयर एंड हीलिंग। ये आइज अप्लाई करने से हमारी जो इंजरी है वो जल्दी ही रिपेयर हो जाएगी और हील होने में भी, यानी कि हमारी इंजरी को ठीक होने में भी थोड़ी तेजी आ जाएगी। दूसरा है फॉर स्मॉल जॉइंट 1 आवर और लॉन्गर जॉइंट्स के लिए 24 आवर्स। अब ये क्या है, ये हमें कॉम्प्रेशन और कोल्ड, यानी कि जो आइज है और जो कॉम्प्रेशन है, जो पट्टी हमें कस के बांधनी है अपनी जॉइंट्स इंजरी में, वो अगर छोटी इंजरी है, स्मॉल जॉइंट्स में चोट लगी हुई है, तो 1 घंटे के लिए ये काम करना जरूरी है, आइस अप्लाई करना और उसे कस के बांधना। और अगर ज्यादा इंजरी हुई है, लार्जर जॉइंट्स पे इंजरी हुई है, तो वहां 24 आवर्स तक ये ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। नेक्स्ट आते हैं फिक्सेशन एंड सपोर्ट शुड बी फॉर 2 days एंड 2-3 weeks। यानी फिक्सेशन और सपोर्ट, यानी जहां पे भी इंजरी हुई है उस एरिया को सपोर्ट देना, उसे फिक्स करके रखना, यानी कि उस एरिया को मूवमेंट में ना लाना। ये हमें 2 से 3 वीक तक, 2 दिन से लेकर 3 weeks तक करना चाहिए। यानी उसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, उसे पूरा सपोर्ट देना चाहिए इंजरी को। देन लास्ट है हमारा मसाज शुड बी अवॉइडेड फॉर 2 days। स्टार्टिंग के 2 days यानी जब इंजरी हो उसके 2 दिन तक हमें कोई मसाज नहीं करना है इंजरी पर, फॉर प्रॉपर हैमरेज। यानी कि हमें हमारी जो जॉइंट्स में जहां पे भी इंजरी हुई है वहां 2 दिन तक कोई मसाज नहीं हो। उसके बाद 3 weeks तक हम उसे प्रॉपर रेस्ट दें, सपोर्ट दें, एंड देन धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो ये इतने स्टेप्स होते हैं आपके अगर ट्रीटमेंट ऑफ डिसलोकेशन है कर रहे हैं आप, यानी जॉइंट इंजरी, कहीं जॉइंट इंजरी हुई है वहां पे कैसे ट्रीटमेंट करना है वो दिया है। नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर, यानी अगर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, जो कि हमने पढ़ा था अलग अलग टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, तो हर फ्रैक्चर में क्या क्या ट्रीटमेंट करना है ये सेपरेटली मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर। अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले एक बार रिव्यू करा देते हैं कि स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है। कोई भी ब्रेक या क्रैक हो जाना हड्डी में, किनारे से कोई भी क्रैक हो गया है, हड्डी की एक लाइन भर का क्रैक हो गया है, तो वो स्ट्रेस फ्रैक्चर कहलाता है। उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। मोस्टली टेक प्लेस इन लोअर लिम्ब। ये कहाँ पर जगह मेनली इस तरह की हड्डी का फ्रैक्चर होता है, तो लोअर लिम्ब में होता है, यानी जो पैर की आपकी हड्डी है, घुटने से ऊपर की या घुटने से नीचे की जो लॉन्ग आपकी जितनी भी बोन्स होती हैं उसमें मेनली ये इस टाइप का फ्रैक्चर होता है। और ये 2 महीने इसको हील होने में लगते हैं, यानी सही होने में 2 months का टाइम लगता है। देन एलिवेट इट एंड गिव प्रॉपर रेस्ट। हमें बहुत जरूरी है कि अगर फ्रैक्चर हुआ है, स्ट्रेस फ्रैक्चर, तो उसे एलिवेट करें, यानी कि उतने एरिया को अपलिफ्ट करके रखें ताकि उसमें बिल्कुल मूवमेंट ना हो, वो एक जगह स्थिर रहे और ब्लड सर्कुलेशन भी वहाँ कंट्रोल मैनर में हो। एंड गिव प्रॉपर रेस्ट, हमें उतनी जगह को आराम देना भी बहुत जरूरी है। देन आइस फॉर 15 to 20 minutes ड्यूरिंग फर्स्ट 24 to 48 आवर। चोट लगते ही पहले 24 घंटे से लेकर 48 आवर्स तक 15 से 20 मिनट
आइज अप्लाई करना उसमें बहुत ज़रूरी है, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर 15 से 20 मिनट तक उस पर आइज अप्लाई होना ही चाहिए जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है। देन गिव पेन किलर बाय डॉक्टर्स एडवाइस। अगर बहुत पेन है तो फिर पेन किलर देना ज़रूरी है डॉक्टर की एडवाइस पर। यूज़ स्प्लिंट। स्प्लिंट क्या होता है, जहाँ पे भी फ्रैक्चर होता है अगर आप देखें तो स्प्लिंट एक बैग टाइप का होता है जो कि उतने एरिया में बांध दिया जाता है ताकि मूवमेंट बिल्कुल ही रुक जाए। तो वो आपके अलग अलग ब्लैक कलर का भी स्प्लिंट टाइप का आता है जो कि इंजर्ड एरिया पे बांध दिया जाता है उसे अच्छे से, ताकि आपका पैर वगैरह कहीं मूव ना करे। प्लास्टर टाइप का नहीं होता। प्लास्टर तो आपकी पट्टी वगैरह अप्लाई करके डॉक्टर उसको लगाता है, बट आपके जो स्प्लिंट होते हैं वो मार्केट में मिलते हैं रेडीमेड, बस उसको पहन लेना होता है ताकि उतना मूवमेंट आपका ना हो, तो वो अप्लाई करना है। When swelling subsides, we use light weight with help of crutches for 2 weeks and after that normal weight। अब इसमें क्या करना है, जब आपकी स्वेलिंग धीरे धीरे कम होने लगे तो चोट पर, तो जहां भी फ्रैक्चर हुआ है उतने एरिया को थोड़ा सा मूवमेंट में लाइए और थोड़ा उसमें लाइट वेट चीजें पकड़ना शुरू कर दीजिए। जैसे हाथ में अगर फ्रैक्चर आया है और अब धीरे धीरे स्वेलिंग सबसाइड हो गई है, स्वेलिंग खत्म हो गई है, तो उस हाथ से आप लाइट वेट उठाना शुरू कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ क्रचेस। क्रचेस मतलब सपोर्ट से, बैसाखी वगैरह से या तो उसका मूवमेंट शुरू कर दीजिए, या हाथ वगैरह का मूवमेंट अगर कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा किसी सपोर्ट के साथ आप थोड़ा लाइट वेट उठाना शुरू कर दीजिए फॉर 2 weeks एंड आफ्टर दैट नॉर्मल वेट। दो हफ्तों तक आप थोड़ा कम वेट उठाइए, लाइट वेट चीज़ें उठाइए या लाइट वेट उस पर डालिए जहाँ पे इंजरी हुई है। बेसिकली लोअर लिम्ब में होती है, तो बिल्कुल पैर में ही ये मेनली स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, तो बिल्कुल पैर का मूवमेंट शुरू कर दीजिए लेकिन थोड़ा कम वेट के साथ, और 2 हफ्ते बाद उसमें नॉर्मल वेट अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। देन सीज द एक्टिविटी दैट कॉज फ्रैक्चर फॉर 6 to 8 weeks। उसके बाद अगर फ्रैक्चर हुआ है तो 6 से 8 महीने तक 6 से 8 वीक्स तक कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर सीरियस इंजरी है तो उस केस में। बाकी ये जो ऊपर मेथड दिए हैं ये अगर नॉर्मल इंजरी हुई है, कम फ्रैक्चर हुआ है, तो उस केस में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है, साइड ब्रोकन बोन, यानी साइड में जो थोड़ी सी बोन ब्रेक हो जाती है उसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। उसमें क्या क्या करना है, मोस्टली टेक प्लेस इन आर्म्स एंड लेग। कहाँ पे ज्यादातर इस तरह का फ्रैक्चर हो जाता है, तो आर्म्स और लेग में हो जाता है। रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट टू रिपेयर द बोन नेचुरली। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आपको बिल्कुल उसका मूवमेंट बंद कर देना है, रिस्ट्रिक्ट कर देना है ताकि बोन खुद ही रिपेयर हो जाए नेचुरल तरीके से। रिमूवेबल स्प्लिंट शुड बी यूज फॉर चिल्ड्रन। मेनली बच्चों को इस तरह का फ्रैक्चर हो जाता है गिरने वगैरह से, तो उनके में रिमूवेबल स्प्लिंट बांध दीजिए ताकि उनका मूवमेंट ना हो उतने एरिया का, और जब वो अनकंफर्टेबल हो तो ये स्प्लिंट रिमूव भी कर दिया जाए उनके इंजर्ड एरिया से। देन पेन किलर्स टू बी गिवन टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग। अगर पेन और स्वेलिंग बहुत ज्यादा है तो उस केस में पेन किलर भी दिए जा सकते हैं। हील्स मोस्टली इन 8 weeks इफ प्रॉपर रेस्ट इज गिवन। कब तक सही हो जाता है, तो 8 weeks में, 8 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं इस टाइप का फ्रैक्चर, अगर ठीक तरीके से रेस्ट दिया जाए तो। नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इसका मतलब होता है बोन ब्रेक्स इनटू पीसेस। हमने एक टाइप ऑफ फ्रैक्चर पढ़ा था जिसमें पीसेस में टूट जाती है बोन, कई पीसेस हो जाते हैं बोन के, तो उस केस में क्या करना है, हील्स आफ्टर फ्यू मंथ्स। ये कब तक ठीक होती है, तो इसको कई महीने लगते हैं, ठीक, थोड़े महीने लगते हैं ठीक होने में। देन स्प्लिंट शुड बी यूज टू रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अबव एंड बिलो द इंजर्ड पार्ट। यहाँ पे स्प्लिंट कहाँ बांधना होता है आपको, जहाँ की हड्डी टूटी है उसके ऊपर और उसके नीचे स्प्लिंट जरूर बांधिए ताकि और कहीं कोई मूवमेंट ना हो, जिससे वो जो पीसेस में आपकी हड्डी टूट गई है, किसी की भी हड्डी टूटी है, तो वो इधर से उधर मूव ना हो पाए। तो ऊपर और नीचे जहाँ पे भी आपका इंजर्ड एरिया उसके ऊपर और नीचे स्प्लिंट बांधना जरूरी होता है। देन पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स टू बी गिवन टू रिड्यूस पेन एंड अवॉइड इन्फेक्शन। पेन किलर और एंटीबायोटिक देना जरूरी है क्योंकि इस तरह की चोट जब लगती है तो मेनली काफी आपके जो एरिया है वो इंजर्ड हो जाता है, खून वून निकल आता है। उस केस में इन्फेक्शन वगैरह को अवॉइड करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं, और दर्द बहुत ज्यादा रहता है तो पेन किलर भी दिए जाते हैं। एटलीस्ट फिजियोथेरेपी शुड बी गिवन टू कंप्लीट द ट्रीटमेंट प्रोसेस।
और एट लास्ट इस ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए यानी सही करने के लिए फिजियोथेरेपी लेना ज़रूरी होता है, ताकि आप मूवमेंट वगैरह आराम से शुरू कर सके उस इंजर्ड एरिया से। तो ये हो गया कम्युनिटिव फ्रैक्चर का। नेक्स्ट डिस्कस करती हूँ मैं ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हुआ है तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर का मतलब होता है बोन ब्रेक्स ऑफ स्पाइन, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी, किसी की रीढ़ की हड्डी ब्रेक हो गई है तो उसे वो मेनली आपका ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहलाता है। ये कहाँ टेक प्लेस करता है? तो बिल्कुल बैकबोन और लंबर रीजन जो होता है वहाँ पे, यानी आपकी जो बैक एरिया है वहाँ की जो हड्डी अगर ब्रेक हुई है तो वो उसको हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहते हैं। डिटरमाइन द नेचर ऑफ फ्रैक्चर बाय एक्सरे। सबसे पहली चीज बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली फाइंड आउट किया जाए कि बैकबोन में कहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, तो वो एक्सरे रिपोर्ट से ही पता चल सकता है। दूसरा, अ सिंगल ब्रेक ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस डज नॉट नीड हॉस्पिटलाइजेशन। अगर कहीं केवल एक ही जगह फ्रैक्चर हुआ है तो उस केस में हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर रेस्ट और मेडिकेशन कैन क्योर इट। मतलब आप आराम करें अच्छे से और मेडिकेशन जो भी डॉक्टर एडवाइस करता है वो लीजिए, तो घर में ही रहकर ठीक हो सकता है ये फ्रैक्चर। सीरियस इंजरी इन बैकबोन रिक्वायर्ड सर्जरी। लेकिन अगर सीरियस इंजरी हो जाती है तो उस केस में हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ेगा और सर्जरी की जरूरत भी पड़ जाती है। आफ्टर सर्जरी सफिशिएंट रेस्ट एंड कंप्लीट इमोबिलाइजेशन रिक्वायर्ड, देन पेन एंड स्टिफनेस इन द बैक विल गो अवे आफ्टर अ फ्यू वीक्स। जब सर्जरी हो जाए तो उसके बाद भी कंप्लीट रेस्ट और इमोबिलाइजेशन, यानी उस जगह का बिल्कुल भी मूवमेंट उस जगह पे नहीं करना है, बिल्कुल इमोबिलाइज हो जाना है। अगर सर्जरी हुई है, जैसे बैकबोन में चोट आई है और उसकी सर्जरी हुई है, तो पूरा कंप्लीट रेस्ट चाहिए होता है, उस एरिया को बिल्कुल मूव नहीं कराना होता है। और फ्यू वीक्स तक पेन और स्टिफनेस जो हड्डी में है उसको रिड्यूस करने के लिए वहां पे बिल्कुल मूवमेंट वगैरह बंद कर देने होते हैं और रेस्ट लेना होता है, जिससे आपकी हड्डी वापस अपनी जगह प्रॉपर आ जाए, और ये होता है फ्यू वीक सर्जरी के कुछ हफ्ते बाद। यूज नेक एंड बैक ब्रेसेस टू रिलीव पेन एंड असिस्ट मूवमेंट। बहुत ज़्यादा पेन अगर रहता है इस तरह के ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के बाद और सर्जरी के बाद, तो नेक और बैक ब्रेसेस आते हैं, यानी कि गले को सपोर्ट करने के लिए और बैक को सपोर्ट करने के लिए बेल्ट टाइप की आती है, उन्हें ब्रेसेस कहा जाता है। तो वो भी पहनाया जाता है पेशेंट को, ताकि पेन वगैरह कम हो सके और मूवमेंट भी असिस्ट हो सके, यानी रुक सके। देन फिजियोथेरेपी एंड अदर एक्सरसाइजेज शुड बी डन टू रिफॉर्म मोबिलिटी। और फिर जब रिकवरी का पीरियड आए, यानी कि अब आपकी बोन काफ़ी कुछ सही हो गई है, तो फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए, यानी कि एक्सरसाइजेस छोटी मोटी करनी चाहिए डॉक्टर की सलाह पे। और अगर वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं तो उनसे भी आपको सलाह लेकर उस तरह के मूवमेंट्स करने चाहिए जैसा डॉक्टर अलाउ करे, और धीरे धीरे करने चाहिए, ताकि वापस आपकी बैकबोन अपनी जगह मूवमेंट प्रॉपर करने लगे। नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। अब इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है? ब्रोकन बोन एंटर इनटू अनदर बोन। ये हमने पढ़ा था कि जब एक बोन टूट के दूसरी बोन में जाकर मिल जाए तो उसे हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। अगर इस टाइप का फ्रैक्चर हुआ है तो क्या करना है ट्रीटमेंट में? इन माइनर केस स्प्लिंट शुड बी यूज्ड टू इमोबिलाइज द बोन एंड इट विल हील इटसेल्फ। अगर छोटी मोटी चोट हुई है, छोटा मोटा फ्रैक्चर हुआ है, तो उस केस में उस जगह को बिल्कुल मूवमेंट उसका बंद कर दीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए और वो बोन अपने आप हील हो जाएगी, सही हो जाएगी। इन केस ऑफ सीरियस, अगर सीरियस मामला है तो न्यूमरस फ्रेगमेंट्स आर देयर, देन सर्जरी इज रिक्वायर्ड बाय इंसर्टिंग मेटल रॉड्स, पिन्स, स्क्रूज एक्सेट्रा। लेकिन अगर इंजरी बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उस केस में मेटल रॉड वगैरह अप्लाई की जाती हैं, सर्जरी करवाई जाती है जहाँ पे भी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर हो जाता है, तो पिन्स, स्क्रूज, ये सब कुछ अप्लाई किया जाता है। देन कास्टिंग टू बी डन टू रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट। और कास्टिंग भी की जाती है मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, यानी कास्टिंग को आप एक तरह से प्लास्टर समझ सकते हैं। प्लास्टर लगा दिया जाता है बिल्कुल, कि बिल्कुल मूवमेंट ना हो पाए उस जगह पे। रेस्ट इज एसेंशियल एंड मूवमेंट शुड बी लिमिटेड आफ्टर दी कास्ट रिमूव्ड। और प्लास्टर रिमूव होने के बाद, यानी कास्ट रिमूव होने के बाद भी बहुत ज़रूरी है कि रेस्ट पूरा दिया जाए और मूवमेंट को कम ही रखा जाए, तभी सही हो पाता है, अदरवाइज फिर से इंजरी रिवाइव हो जाती है। यूज पेन किलर टू रिलीव पेन। और एट लास्ट अगर पेन फिर भी रहता है तो पेन किलर्स ले सकते हैं डॉक्टर के एडवाइस पे। लास्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्लिक बोन फ्रैक्चर। यानी कि ऑब्लिक बोन फ्रैक्चर है तो क्या? ऑब्लिक मतलब होता है डायगनल ब्रेक, यानी हड्डी है आपकी तो उस हड्डी में डायगनल ब्रेक हुआ है,
ठीक है, थोड़ा लाइन टाइप का ब्रेक हुआ है, अगर इस टाइप की हड्डी टूटी है तो क्या करना है उसका ट्रीटमेंट। मोस्टली टेक प्लेस इन फेम्योर एंड ह्यूमरस बोन। कहाँ पे मेनली ये जगह लेती है, कहाँ पे इस तरह की फ्रैक्चर होता है, तो फेम्योर में होता है और ह्यूमरस में होता है। फेम्योर मतलब आपका फेम्योर और ह्यूमरस आपके हाथ की ये जो बड़ी हड्डी होती है उसको हम कहते हैं, ये आपकी कोहनी से लेकर कलाई तक और घुटने से लेकर आपके हिप एरिया तक जो हड्डी होती है उससे हम कहते हैं फेम्योर और ह्यूमरस में डिवाइड करते हैं। तो इस जगह पे मेनली ये फ्रैक्चर होता है। इन माइनर केस ब्रेस एंड कास्ट आर सफिशियंट। अगर छोटी मोटी इंजरी हुई है, माइनर इंजरी हुई है, तो ब्रेस लगाना या फिर प्लास्टर वगैरह लगाना सफिशियंट होता है, ताकि उस जगह का मूवमेंट बंद हो जाए और जो हड्डी है वो ऑटोमेटिकली हील हो जाए। लेकिन अगर एक्सट्रीम केस है तो फिर वही चीज़ कि मेटल रॉड, वायर्स एंड अदर डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, सर्जरी वगैरह की जाती है ताकि बोन को होल्ड किया जा सके। मेटल रॉड वगैरह लगा दिए जाते हैं ताकि आपकी बोन जो है वो उसको एक डायरेक्शन मिल जाए, वो एक जगह ही स्टिक रहे और तब अपने से वो हील हो। तो ये चीज़ें अप्लाई की जाती हैं ऑब्लिक बोन फ्रैक्चर और इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में भी, अगर बहुत सीरियस इंजरी है तो ये मैंने आपके साथ सारे टाइप के फ्रैक्चर से उनके ट्रीटमेंट डिस्कस किए, पॉइंट वाइज डिस्कस किए। तो आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखें और मेरे पुराने वीडियोस भी देखें ताकि पूरा अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाए चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको फर्स्ट एड के बारे में समझाऊंगी, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।